जय हिंद सभी को। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशा यादव और आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण पाठ 6 उपसर्ग पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको इस पाठ का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। उपसर्ग शब्दों के लघुतम अर्थवान अंश हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। इसका अर्थ है उपसर्ग वह छोटे छोटे लघुतम अर्थवान अंश है, वह छोटे छोटे लघुतम इकाइयां हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। यानी उपसर्ग वह छोटे छोटे खंड है, वह छोटी छोटी इकाइयां हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उसका जो मतलब है वो परिवर्तित कर देती है। शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं। जैसे जो शब्द होते हैं वो विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं ना, वैसे ही उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग भी शब्दों की तरह ही होते हैं, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं, साथ ही साथ अर्थवान होते हैं, पर हम इनको कभी भी स्वतंत्र तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका जो मतलब है, अगर हम इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका मतलब जो है अधूरा रह जाएगा। जब तक हम इन्हें मूल शब्द के साथ लगाकर प्रयोग ना करें तब तक हम इन्हें प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो उपसर्ग हैं वो लघुतम अर्थवान अंश होते हैं, लघुतम इकाइयां होती हैं जो कि आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करती है। अगर उसे खाली लिख दिया तो कहीं ना कहीं उसका जो अर्थ है वो पूरी तरीके से हमें समझ में नहीं आएगा, वो नहीं निकलेगा। तो उपसर्ग हमने समझ लिया कि क्या होता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे बे प्लस रहम, बेरहम। अब बे उपसर्ग है और रहम का अर्थ क्या होता है, जो बहुत ही रहम खा ले किसी पे, मतलब होता है ना बहुत ही दयालु टाइप। और बेरहम मतलब क्रूअल, एकदम निर्दयी टाइप। तो एकदम इसका मतलब चेंज हो गया ना, इस शब्द का रहम से बेरहम हो गया। प्रति प्लस निधि से, प्रति उपसर्ग है, निधि मूल शब्द है, क्योंकि ये आगे लगते हैं इसलिए प्रति इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं ना मूल शब्द के, इसलिए बे उपसर्ग है। यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, यहाँ पे सम उपसर्ग है, संयोग बन गया जिससे। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद व प्रभेद। उपसर्ग का पहला भेद है तत्सम उपसर्ग। हमने उपसर्ग जान लिया क्या होता है, हमें उपसर्ग तो पता चल गया, अब हमें पता लगाना है कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत्सम जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। इससे तत् प्लस सम से। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, उसके समान उपसर्ग। किसके समान? संस्कृत के समान उपसर्ग। अब मैं आपको बताती हूँ कि तत्सम उपसर्ग होते क्या है। आपको ये तो पता चल गया, उसका अर्थ पता चल गया, संस्कृत के समान उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो कि संस्कृत से लेकर बिना किसी परिवर्तन किए हिंदी में डाल दिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की ही भांति प्रयुक्त होते हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। आपको बस तत्सम का अर्थ पता होना चाहिए। आपको अगर अर्थ पता होगा तो आप पूरी जो परिभाषा है वो अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। आपको बस तत्सम का अर्थ याद रखना है, तत् प्लस सम। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी ऐसे उपसर्ग जो कि संस्कृत से लेकर बिना किसी परिवर्तन किए हिंदी में डाल दिए गए, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ उपसर्ग हैं। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अभि प्लस योग, अभियोग। यहाँ पे अति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। उप प्लस वन, उपवन। अनु प्लस शासन, अनुशासन। प्र प्लस बल, प्रबल। आपको अगर इसमें तत्सम का अर्थ पता चल गया ना तो आप पूरी परिभाषा अपने आप से लिख सकते हैं। आपको बस इसमें तत्सम का अर्थ जानने की ज़रूरत है कि तत्सम किन दो शब्दों के मेल से बना है और उसके समान का अर्थ क्या होता है, मतलब उसके समान किसके समान? तो संस्कृत के समान। अगर आपको इतना याद आ गया ना एग्जाम टाइम, तो आप इसकी पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए उपसर्ग दिए हैं, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि तत्सम उपसर्ग में कैसे उपसर्ग आते हैं।
तो अब हम इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है तद्भव उपसर्ग। पहले हमने पढ़ा था तत्सम उपसर्ग, अब हम पढ़ेंगे तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग का अर्थ है उससे उत्पन्न। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तद्भव उपसर्ग यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, अब सवाल आता है उससे उत्पन्न किससे उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न उपसर्ग को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। तत्सम उपसर्ग में क्या होता था कि जो संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज होती थी उन दोनों लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड्स होते थे जो हम सेम यूज़ करते थे, मतलब ना ही वो संस्कृत में चेंज होते थे और ना हिंदी में चेंज होते थे। लेकिन तद्भव उपसर्ग में ऐसा नहीं चलता। जैसे कि सारे स्कूल्स में रूल सेम नहीं होते ना, वैसे भी यहाँ पे भी सारे जो टाइप्स होते हैं ना इसके, इनमें हर चीज़ सेम नहीं होती, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है। तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हैं जिनको हमने संस्कृत से लिया है, संस्कृत है नहीं, वो संस्कृत वाले नहीं है, संस्कृत से लेके थोड़ा सा समय के कारण थोड़ा सा चेंजमेंट करके उनको हिंदी में डाला गया है, उन शब्दों को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इन्हीं शब्दों को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इनको संस्कृत से लिया है, ठीक है, चेंज किया है, थोड़ा परिवर्तित किया, उसके बाद हिंदी में डाला है, इसलिए इनको हिंदी उपसर्ग कहते हैं। इनको तत्सम नहीं कहते, इनको तद्भव कहते हैं क्योंकि ये हिंदी वाले उपसर्ग हैं। हिंदी वाले कैसे हैं, क्योंकि इनको संस्कृत से लेकर थोड़ा चेंज किया गया है, संस्कृत से इनको उत्पन्न किया गया है, इनका जो रचना हुई है वो संस्कृत से लेकर हुई है। ठीक है। तो तत्सम और तद्भव अलग अलग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तत्सम यानी तत् प्लस सम यानी उसके समान, और तद्भव यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, और उसके समान यानी संस्कृत के समान। ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं जैसे कि अन प्लस पढ़। ठीक है। अब देखो अन जो है वो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग। मतलब इसको संस्कृत में अन नहीं कहते होंगे, उसको कुछ और कहते होंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट इसको संस्कृत में कुछ और कहते होंगे। ठीक है, अन को। ठीक है, और इसको हिंदी में लिया है, मतलब इसको संस्कृत से लिया है, थोड़ा चेंज किया, थोड़ा परिवर्तित किया समय के कारण। किसके कारण, समय के कारण थोड़े छोटे छोटे चेंजेस आते हैं जिन शब्दों में, उन्हीं को हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि समय के कारण क्या होता है ना, थोड़े शब्दों में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे मुंह को मुख कहते थे। क्या कहते थे, मुख। पर अब क्या कहते हैं, मुंह। पहले के टाइम पे आग को अग्नि कहते थे, बहुत ही शुद्ध रूप से कहते थे, बहुत ही शुद्ध रूप से उच्चारण करते थे, बहुत ही शुद्ध रूप से किसी भी शब्द को कहते थे। बट अब क्या कहते हैं, आग। ठीक है। पहले दूध को दुग्ध कहते थे। क्या कहते थे, दुग्ध। पर अब क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके समय के कारण थोड़ा परिवर्तन हुआ है और उत्पन्न उनका संस्कृत से हुआ है, बट वो संस्कृत वाले शब्द नहीं है, उनका चेंज करके हिंदी में डाला गया है, वही हिंदी उपसर्ग या फिर तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अब अन जो है वो उपसर्ग है, इसमें देख सकते हैं आप, अन उपसर्ग है और पढ़ मूल रूप है, मूल शब्द है। ठीक है। अब जब ये मूल शब्द में जुड़ा ये उपसर्ग, तो इसने क्या किया, इसने जो मूल शब्द था उसका भी मतलब चेंज कर दिया, और अपन को ये भी पता चल गया कि उपसर्ग कौन सा है इसमें। ठीक है, और उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट सपूत। आपको पूत मतलब पता है, पुत्र, और सपूत, इसने पूत का इसने चेंज कर दिया एकदम। एक कपूत सपूत होता है ना, तो इसने पूत का मीनिंग चेंज कर दिया। पूत मतलब पुत्र होता है, और स जोड़ गया तो सपूत। सपूत मतलब जो संस्कारी पुत्र होता है, जो अच्छा पुत्र होता है, उसको हम सपूत कहते हैं। ठीक है। चौराहा को चौराहा हो गया। अब चौ मतलब क्या होता है, इसको संस्कृत में चौ मतलब चार होता है। ठीक है, हिंदी में। संस्कृत में इसको कुछ और कहते होंगे। ठीक है, संस्कृत में इसको कुछ और कहते होंगे, बट इसको संस्कृत से लेकर इसको थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में डाला तो क्या बन गया ये, चौराहा। क्या बन गया, हिंदी में डाला तो ये उपसर्ग चौ के रूप में हमें मिल गया, और मूल जो शब्द है वो रहा है। तो जब इसको जोड़ा हमने तो ये मूल शब्द का क्या बदल गया, मूल शब्द का पूरा अर्थ बदल गया। तो क्या बन गया, चौराहा बन गया। क्या बन गया, चौराहा। चौराहा मतलब चार राहों का समूह जो होता है उसको हम चौराहा कहते हैं। देन अधमरा। देखो अध मतलब आधा, मरा मतलब क्या, मतलब मरा हुआ जो भी होता है। ठीक है, अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, जब भी जोड़कर बने तो अधमरा। परदादा, पर इसमें उपसर्ग है, दादा इसमें मूल शब्द है, मिला तो क्या बन गया, परदादा। मतलब जो दादाओं के दादा होते हैं ना, दादाओं के पापा और उनके दादा, ऐसे पापा के पापा, पापा के पापा, ऐसे परदादा है ना, उसे बोलते हैं ना, तो ये परदादा हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखेंगे
थर्ड इसका भेद है आगत या विदेशी उपसर्ग। ये तो नाम से ही बहुत ईजी सा लग रहा है, तत्सम तद्भव तो थोड़े से हार्ड थे, बट ये नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये उपसर्ग तो बहुत ईजी है। देखो, विदेशी उपसर्ग आप जानते हैं जो अपने देश से, जो अपने देश से रिलेट नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, विदेश कहते हैं। जो अपना देश के बाहर वाली कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, विदेश कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे देश के बाहरी लैंग्वेजेस को, बाहरी उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अगर हमारे देश के उपसर्ग हैं तो देशी उपसर्ग होंगे। ठीक है, देशी उपसर्ग कौन कौन से हो गए, तद्भव, तत्सम। बट ये बाहर से लिए गए हैं तो इसलिए विदेशी उपसर्ग हैं, बाहर की लैंग्वेजेस से ये आए हैं, मतलब अपनी इंडिया की लैंग्वेजेस में से नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज से लिए गए हैं, तो इन्हें कहते हैं विदेशी उपसर्ग। ठीक है, बाहर की लैंग्वेजेस जो है उनसे लिए गए होते हैं ये उपसर्ग। इसकी परिभाषा है, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, मतलब जो उपसर्ग विदेशी, मतलब जो अपनी इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की बाहर की जो लैंग्वेज है वहाँ से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं, उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे भी कुछ उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया है, ब प्लस गैर बगैर। यहाँ पे जो ब उपसर्ग है ना, ये विदेशी उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग नहीं है, बट ये हिंदी में आ गया है, इसलिए हमने इसको हिंदी में एक अक्षर, एक वर्ण क्या कर दिया, इसको मान लिया है, डिफाइन कर लिया है, बट ये एक्चुअली ये विदेशी उपसर्ग है, ब। ठीक है, बगैर। बाकायदा आप देख सकते हैं, इसमें कायदा मूल शब्द है, और बाकायदा क्या बन गया इससे, बाकायदा बन गया। हर वक्त, तो हर ये क्या है, जो हर है ये उपसर्ग है विदेशी। नालायक, देख सकते हैं आप, ना क्या है, ये भी विदेशी उपसर्ग है। गैर कानूनी, ये भी विदेशी उपसर्ग है, गैर। तो ऐसे उपसर्ग जो कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के सिर्फ तीन ही भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है तत्सम उपसर्ग, हमने इसमें देखा था तत्सम उपसर्ग, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पहला होता है तत्सम उपसर्ग। ठीक है, हमें पता चल गया तत्सम क्या होता है। तत्सम यानी उसके समान, संस्कृत के समान, जो कि दोनों लैंग्वेजेस में सेम होते हैं। जैसे ऐसे उपसर्ग जो कि संस्कृत में भी सेम यूज होते हैं, हिंदी में भी सेम यूज होते हैं, कोई चेंज नहीं होता दोनों में। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, तद्भव, जिसमें संस्कृत से लेकर समय के कारण थोड़ा चेंज होता है, देन वो हिंदी में डाले जाते हैं। फिर विदेशी, जो कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आते हैं। तो इसके सिर्फ तीन ही भेद हैं, और ये जो उपसर्ग के भेद हैं, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के भेद, अब हम समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे इस पार्ट के अभ्यास, इस पार्ट की एक्सरसाइज हम करेंगे। तो अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो इसका पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मैं यहाँ पे हाईलाइटर का यूज कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और मैं किस लाइन पर हूँ। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने पार्ट जब हमने स्टार्ट किया था, शुरू में ही पढ़ा था, उपसर्ग की हमने परिभाषा शुरू में ही देखी थी कि उपसर्ग वह छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देती हैं। साथ ही इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये विभिन्न वर्णों के मेल से बनती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, ये अर्थवान इकाइयाँ भी होती हैं। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। और उदाहरण के लिए यहाँ सेकंड स्लाइड पे हम जाते हैं तो देखते हैं, परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही परिभाषा। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, और उसमें क्वेश्चन में उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण है जैसे बे प्लस रहम, बेरहम बन जाता है प्रति प्लस निधि, प्रतिनिधि। सम प्लस योग, संयोग। तो ये क्या है, ये सारे उपसर्ग की परिभाषा और उसके उदाहरण हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है,
उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है? उपसर्ग तथा शब्द में अंतर बताना है तथा उदाहरण देकर समझाना भी है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग छोटी छोटी इकाइयां हैं, छोटे छोटे खंड हैं, अंश हैं जो कि मूल शब्द के आगे लग जाते हैं और मूल शब्द का भेद परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। और जो शब्द होते हैं, शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? ये विभिन्न वर्णों के मेल से बनते तो उपसर्ग भी है विभिन्न वर्णों के मेल से, बट शब्द जो होते हैं वो उपसर्ग की तुलना में थोड़े ज़्यादा वर्णों के मेल से बनते हैं। साथ ही साथ शब्दों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं और जो उपसर्ग होते हैं हम उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो परिभाषा थी तब हम जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि उपसर्ग हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते और जो शब्द होते हैं हम उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और जब शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें मेन लाइन जो होगी इस आंसर की वो यही होगी, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं और उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए नहीं जा सकते। दोनों अर्थवान इकाइयाँ होती हैं, दोनों ही इकाइयाँ होती हैं। साथ ही साथ दोनों क्या होते हैं? दोनों ही वर्णों के मेल से बनते हैं, बट इसमें बस यही चीज़ अलग है कि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका मीनिंग है वो मिसिंग रह जाता है उपसर्गों का। उदाहरण देकर समझाएंगे। तो उदाहरण में यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे दिख रहे हैं बे प्लस रहम। अब रहम अगर हम ऐसे ही लिख देंगे ना स्वतंत्र रूप से तो समझ में आ रहा है रहम का मतलब क्या होता है, बेरहम का भी समझ में आ रहा है, बट अगर हमने बे ऐसे ही लिख दिया बे तो क्या हमें समझ में आ रहा है ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अर्थवान इकाइयां हैं इनका कहीं ना कहीं अर्थ जो है खाली खाली रह जाता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि इस वर्ड का, इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है। अब प्रतिनिधि लिखा है, ठीक है, तो निधि का तो हम शब्द मतलब समझ जाएंगे क्योंकि ये तो एक शब्द है, इसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिनिधि को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि क्या है, ये उपसर्ग जुड़ गया ना इसमें तो इसने पूरा चेंज मीनिंग ही चेंज कर दिया। बट खाली प्रति का हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमें जो मीनिंग है वो निकल के नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ से आप उदाहरण भी लिख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सही और गलत का निशान लगाइए। तो सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द के अंत में लगाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। देखो, अगर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और अगर हमने यही नहीं पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? हमने साफ साफ सरल शब्दों में पढ़ा था कि शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे लिखा है अंत में लगने वाले शब्दांशों को, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत का मार्क हमने लगा दिया। नेक्स्ट, उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो शब्द हैं उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं बट उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उपसर्ग भाषा की बद्ध इकाई है। ये सही है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि उपसर्ग भाषा की बद्ध इकाई है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे अंत गलत है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, और स्वतंत्र यहाँ पे गलत है, और उपसर्ग भी यहाँ पे गलत है कि उपसर्ग को स्वतंत्र रूप में किया है, इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है, संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग ही आगत उपसर्ग कहे जाते हैं। अब देखो, संस्कृत से हिंदी में आई तो हमने डिस्कस किया था। अब ना ही तो इसमें ये लिखा है कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं, थोड़े से परिवर्तित हुए हैं। अगर इसमें ये लिखा हुआ होता कि थोड़े से परिवर्तित हुए हैं तो हम समझ जाते हाँ भाई तद्भव है। अगर इसमें ये लिखा होता नहीं एज इट इज आ गए हैं, बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुए हैं, मूल शब्द के साथ ही हिंदी में आ गए हैं, तो हमें समझ में आ जाता हाँ भाई तत्सम है। पर नहीं तो इसमें ये लिखा है कि परिवर्तित हुए हैं, ना ही इसमें ये लिखा है कि नहीं परिवर्तित हुए, तो हमें समझेंगे कैसे कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं बट कौन से हैं? तो इसमें लिखा है कि
संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग ही आगत उपसर्ग कहे जाते हैं। हमने ये पढ़ा था, हमने संस्कृत से हिंदी में आने वाले उपसर्ग पढ़े थे, जो कि थे तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम थे, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है आगत उपसर्ग, और जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे को तो यही पता है कि आगत उपसर्ग तो वही होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं और फिर हिंदी में डाले जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद यही सही है, क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ पे कहीं ये था ही नहीं कि संस्कृत से हिंदी में आने वाले उपसर्गों को आगत उपसर्ग कहते हैं, वो तत्सम और तद्भव थे, ठीक है। लेकिन आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आते हैं, तो इसलिए ये भी गलत होता है, हमारा ये वाला जो आंसर है ये भी गलत है। नेक्स्ट है, तद्भव उपसर्गों को ही हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। ये सही है, क्योंकि तद्भव उपसर्ग क्या है, ऐसे उपसर्ग जिन्हें हमने संस्कृत से उत्पन्न किया है, थोड़ा सा चेंज करके फिर हिंदी में डाला है, तो तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, तो तद्भव उपसर्गों को ही हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर अलग कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि उत्थान, निकम्मा, उपवास, प्रगति। इन शब्दों में से हमें क्या बोला है हेडिंग में कि इन शब्दों में से हमने जो उपसर्ग हैं वो अलग करने हैं। अब ये इन शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है, मिले हुए हैं, तो हमें उपसर्ग छांटकर अलग करने हैं। तो देखिए पहला जो इसमें शब्द है, एक मिनट मैं यहाँ पे हाईलाइटर का यूज कर रही हूँ। तो इसमें जो पहला शब्द है वो है उत्थान, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उत्थान, जिसमें से उपसर्ग अगर हमने छांटा तो क्या बन जाता है, उपसर्ग छांटकर उत जो है उपसर्ग है। प्रगति में से प्र हटा देंगे तो प्र उपसर्ग है। अनादर अन उपसर्ग है। अवगुण अ उपसर्ग है। प्रधान प्र उपसर्ग है। भरपूर में से भर अलग कर देंगे, पूर्व मूल शब्द है और भर जो है उपसर्ग है। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए हैं, ये जो ब्लू कलर से जो जितने मैंने वर्ड लिखे हैं वो सारे उपसर्ग हैं, आपको दिख रहे होंगे, जितनी ब्लू कलर से लिखे हैं वो उपसर्ग है। और जो मैंने ब्लू कलर से नहीं लिखे हैं, मतलब जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं वो उपसर्ग है, और जो बाकी के जो वर्ड हैं जो मैंने नहीं लिखे वो क्या है, वो मूल शब्द है। और जब मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ गया तो मूल शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड ये ब्लू पेन से हैं ये सारे उपसर्ग हैं, और बाकी के जो शब्द हैं जो मैंने नहीं लिखे, जैसे उपवास है तो उपवास मैंने उप लिखा है, बस वास नहीं लिखा, तो वास क्या है, उप तो उपसर्ग है क्योंकि मूल शब्द के पहले लगा है, और वास जो है वो मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द। अभिलाषा में अभि उपसर्ग और लाशा मूल शब्द। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको यहीं से देखकर करनी है। तो ये सारे शब्द ऐसे ही हैं, जैसे अनादर में अन मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो अनादर किससे बनता है, अन प्लस आदर, इसमें संधि की गई है, तो अन यहाँ लिख दिया, और जो आदर है वो नहीं लिखा, क्योंकि क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो मूल शब्द है। तो यही हमारी ये पूरी एक्सरसाइज है, और आप ये एक्सरसाइज यहाँ से देखकर कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों से उपयुक्त उपसर्ग छांटकर दिए गए शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक कॉलम बना होगा, एक बॉक्स बना होगा, उसमें बहुत सारे उपसर्ग दिए होंगे। वो एक ऑप्शन के लिए एक बॉक्स बना है आपका, उसमें ऑप्शंस दिए हैं बहुत सारे। तो उसमें आपको क्या करना है कि नीचे जो शब्द लिखे हैं, नीचे शब्द लिखे हैं, तो नीचे जो शब्द हैं, तो जो ऊपर बॉक्स है ना उससे उपयुक्त उपसर्ग छांटकर नीचे शब्द से मैच करना है। उसके बाद आपको वो उपसर्ग शब्द को जोड़कर उस शब्द के बगल में लिख देना है। तो मैंने जो मेरी स्लाइड है उसमें मैंने बॉक्स नहीं बनाया है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में वो बना होगा ऊपर की साइड पे। तो आप क्या करो, जो उपयुक्त उपसर्ग है उससे छांटो और फिर अपने शब्द से मैच करो और फिर उसको साइड में लिख दो अपने शब्द के। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। सार का होगा अनुसार, दादा का होगा, दादा मूल शब्द है तो परदादा, पर इसमें उपसर्ग हो गया। पूत सपूत सा उपसर्ग, जन्म तो पुनः जन्म पुनः उपसर्ग,
लायक नालायक ना उपसर्ग, लायक मूल शब्द, भार आभार आ उपसर्ग, गैर बगैर ब उपसर्ग, आत्मा अंतरात्मा तो अंतर क्या हो गया उपसर्ग, वारिस लावारिस तो ला क्या हो गया उपसर्ग, मरा अध अध उपसर्ग, डर निडर तो नहीं उपसर्ग, सूरत बदसूरत तो बद उपसर्ग। और बाकी के जो वर्ड मैंने नहीं बोले जैसे कि लायक, भार, गैर, अंतरात्मा में अंतर बोला था आत्मा, वारिस, मरा, निडर, सूरत, ये सब मूल शब्द हैं और इनके आगे जो है वो उपसर्ग है। छठवां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। जो पांचवा प्रश्न था उसमें क्या दिए थे, उसमें दिए थे मूल शब्द और इस वाले प्रश्न में हमें उपसर्ग दिए हैं। हमसे बोला है कि हमें उपसर्ग दिए हैं और हमें मूल शब्द को जोड़कर प्रत्येक उपसर्ग से दो नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक उपसर्ग से दो नए शब्द बनाने हैं और हमें उपसर्ग गिवन है। तो अब हम देखेंगे कि हम क्या बना सकते हैं। एक मिनट, आई एम यूजिंग द हाइलाइटर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे प्रति है, प्रति उपसर्ग है तो प्रतिपल बन गया और प्रतिक्षण बन गया। ठीक है, तो प्रति क्या है उपसर्ग है और पल और क्षण क्या है मूल शब्द। चिर में चिर आयु और चिरकाल तो आयु मूल शब्द, काल मूल शब्द और बाकी का उपसर्ग। सुलभ में लव और गम मूल शब्द। फिर वी में विज्ञान और विजय, ज्ञान और जय मूल शब्द। अनपढ़ में जो पढ़ है और छूत है वो मूल शब्द। अनु में मान और करण मूल शब्द। बे में रहम और ऐमानी मूल शब्द। कु में पुत्र और कर्म मूल शब्द। लापरवाह में परवाह मूल शब्द और लावारिस में वारिस मूल शब्द। अति में अति छोड़कर अतिरिक्त में अति छोड़कर रिक्त मूल शब्द। अत्याचार में अत्याचार है, इसमें अति हटा दिया तो क्या बन गया आचार, तो आचार मूल शब्द। और बाकी के जितने भी ये हैं जैसे प्रति, फिर चीर, सु, वी, ये तो हमारे उपसर्ग हैं। और जो उसके पीछे जो हमने जो मूल शब्द जोड़े हैं जिसको जोड़ के हमारा नया शब्द बना है जैसे कि पल, क्षण, ये सब क्या है मूल शब्द हैं। तो इसी के साथ हमारी जो छठवीं और आखिरी एक्सरसाइज है इस पार्ट की वो समाप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट उपसर्ग समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।